सो हाय गाइस, आई होप आप सब कोई बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल स्वस्थ है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो अभी मुझे टाइम मिला है वीडियोस रिकॉर्ड करने का क्योंकि मेरी भी एग्ज़ाम्स जो है वो पोस्टपोन हो गए हैं। तो अब मैं ट्राई करूँगा कि पूरा का पूरा सी एफ ए लेवल 2 एफ आर एम पार्ट 1 का जो सिलेबस है उसको अपलोड करने का यूट्यूब पे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास के साथ। तो आज अपने एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। सो अपना चैप्टर का नाम है रीडिंग नंबर 34, वैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड्स। ओके, वैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शंस। नाउ पहले तो मैं जैसे कि हर क्लास के पहले करता हूँ, पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि ये चैप्टर जो है ये किस मटेरियल से मैं करने वाला हूँ। ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टडी मटेरियल फॉर दिस चैप्टर। सो देयर इज ओनली वन स्टडी मटेरियल एंड द ओनली स्टडी मटेरियल ओवर हियर इज द श्वाइजर टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, श्वाइजर टेक्स्ट बुक से मैं ये चैप्टर को कवर करवाने वाला हूँ। सो गाइज मेक श्योर कि अगर आप ये चैप्टर मेरे थ्रू कर रहे हैं, अगर मेरे चैनल पे जाकर आप अगर ये चैप्टर देख रहे हैं, इस पूरे चैप्टर को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास श्वाइजर 2021 या फिर 2020 की जो टेक्स्ट बुक्स है वो आपके पास हो, या तो सॉफ्ट कॉपी में या तो हार्ड कॉपी में। प्रेफरेबली हार्ड कॉपी चलेगा। ठीक है, सो श्वाइजर टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, वहीं से मैं कवर करवाऊंगा। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइज, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। एंड थोड़ा सा ये चैप्टर जो है थोड़ा सा डिमांडिंग भी है। तो मेरी तो ये सजेशन रहेगी गाइज, जैसे कि हर चैप्टर के पहले रहती है, आप जब भी मेरा वीडियो देखो, ठीक है, वीडियो जब भी आप देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद तुरंत विद इन अ डे और टू आप उसको रिवाइज कीजिए। जस्ट रिवाइज द होल स्टफ व्हाट आई हैव टॉट इन द वीडियो एंड उसके बाद आप दूसरा वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, नाउ ये जो चैप्टर है वो मैं 8 वीडियोस में कवर करवाऊंगा। ठीक है, आई विल कवर दिस चैप्टर इन अराउंड 8 वीडियोस। तो 8 वीडियोस होंगे, ज्यादा लंबे वीडियोस नहीं होंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि टाइमने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लग जाता है। तो मेरा हर वीडियो अराउंड 20 to 25 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स का वीडियो होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। ओके, सो ये तो था मेरा इंट्रोडक्टरी नोट इस चैप्टर के ऊपर। तो श्वाइजर टेक्स्ट बुक मेक श्योर आपके पास होगा। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस चैप्टर को करने से पहले जो फिक्स्ड इनकम का सीएफए लेवल 2 के सिलेबस का सेकंड चैप्टर है, दैट इज द आर्बिट्राज फ्री वैल्यूएशन। ठीक है, आर्बिट्राज फ्री वैल्यूएशन, ये जो चैप्टर है ना, जिसमें बॉन्ड्स को वैल्यू करना सिखाया गया है बाइनोमियल ट्रीज के थ्रू। ठीक है, तो मेक श्योर कि मेरा जो ये एक वीडियो रिकॉर्डेड है आर्बिट्राज फ्री वैल्यूएशन के ऊपर, मैंने चैनल के ऊपर 1 घंटे का मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें मैंने ये पूरा चैप्टर को कवर किया है। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को देख ले रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज अगर आप ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें जो वैल्यूएशन वाला पार्ट है, वो वैल्यूएशन पार्ट पूरे के पूरे पिछले चैप्टर के साथ लिंक्ड है। तो अगर आप वो चैप्टर नहीं करेंगे तो ये चैप्टर को करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो ये चीजें मुझे बतानी थी इस चैप्टर के बारे में। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, विदाउट स्पेंडिंग एनी फर्दर टाइम ऑन द इंट्रोडक्टरी नोट, लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर। एंड जैसे जैसे अपने आगे प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ओके। नाउ सो जब अपने डिस्कस करते हैं वैल्यूएशन ऑफ एम्बेडेड बॉन्ड्स के बारे में, वैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शंस। नाउ पहली बात तो इस चैप्टर में अपने क्या करने वाले हैं, फर्स्ट स्टफ इज दैट वी आर गोइंग टू डू वैल्यूएशन। सेकंड स्टफ इज दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज। वैल्यूएशन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं ऑफ बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शंस। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एम्बेडेड ऑप्शंस। नाउ एम्बेडेड ऑप्शन का मतलब क्या होता है, यहां पर इस चैप्टर में मेनली 2 टाइप के ऑप्शन है, एक है कॉल ऑप्शन और दूसरा है पुट ऑप्शन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, वन इज द कॉलेबल बॉन्ड एंड द नेक्स्ट इज द पुटेबल बॉन्ड। ठीक है, नाउ देखो वैल्यूएशन, देखो बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शंस, ये समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यूज करता हूं। नाउ जस्ट सी, इफ यू हैव अ बॉन्ड लाइक दिस ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स अ 4% कूपन बॉन्ड, 4% कूपन है, 100 का आपका फेस वैल्यू है एंड 100 फेस वैल्यू है, 4% कूपन है, 3 years आपका मेच्योरिटी है। नाउ योर स्पॉट रेट्स आर गिवन, S1 इज इक्वल टू 6%, S2 इज इक्वल टू 7% एंड S3 इज इक्वल टू 8%। ठीक है, ये स्पॉट रेट्स आपको दिया हुआ है। तो ये इतना इंफॉर्मेशन है आपके पास एक बॉन्ड के बारे में। अब आपको बोला है कि वैल्यू दिस बॉन्ड। तो ये जो है एक स्ट्रेट बॉन्ड है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई एम्बेडेड फीचर नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली पहले तो जब आप 4% कूपन देखते हो
तो 4% कूपन देखते ही आपके मन में आना चाहिए 4,4,104, ठीक है, क्या आना चाहिए 4,4,104। नाउ स्पॉट रेट्स आपको दिया हुआ है, स्पॉट रेट्स तो आप जानते हैं क्या होता है, स्पॉट रेट्स का मतलब होता है जीरो कूपन रेट्स, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कूपन को किस रेट से टानेंगे वो रेट होता है आपका स्पॉट रेट। तो फर्स्ट ईयर का स्पॉट रेट, सेकंड ईयर का स्पॉट रेट, थर्ड ईयर का स्पॉट रेट दिया हुआ है। आई एम अज्यूमिंग दैट इट इज एन एनुअल बॉन्ड, ठीक है, एनुअल पेमेंट बॉन्ड है, सेमी एनुअल का चक्कर नहीं है। सो 4 डिवाइडेड बाय 1.06 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1.07 स्क्वायर प्लस सॉरी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं इसको मिटाकर फिर से लिख देता हूं। ओके नाउ सो देखो, अब इस बॉन्ड को अगर मेरे को वैल्यू करना है तो 4 डिवाइडेड बाय 1.06 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1.07 स्क्वायर प्लस 104 डिवाइडेड बाय 1.08 टू द पावर क्यूब टू द पावर 3, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ऐसे करने से अपना स्ट्रेट बॉन्ड का वैल्यूएशन निकल जाएगा, आराम से आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, तो मैं कैलकुलेटर वाले सेक्शन पे आज नहीं जाऊंगा, ठीक है। नाउ दिस इज अ स्ट्रेट बॉन्ड, ठीक है, ये एक स्ट्रेट बॉन्ड है, इसको एक गवर्नमेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। अगर मेरे को एक स्ट्रेट कॉर्पोरेट बॉन्ड को वैल्यू करना हुआ, ठीक है, वन इज द स्ट्रेट बॉन्ड, नॉर्मल स्ट्रेट बॉन्ड जो आपका गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, ट्रेजरी बॉन्ड, ठीक है, एक तो होता है ट्रेजरी स्ट्रेट बॉन्ड और दूसरा होता है कॉर्पोरेट स्ट्रेट बॉन्ड। तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट का जो रिस्क होता है वो तो ट्रेजरी से ज्यादा ही होता है, ऑब्वियसली ना, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तो सेफेस्ट होता है, कॉर्पोरेट जो होता है वो ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। सो यहां पर अपने स्पॉट रेट्स के साथ एक स्प्रेड ऐड करेंगे, ठीक है, प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो एक कांस्टेंट स्प्रेड अपने ऐड करते हैं जिससे कि इसका जो प्राइस है वो उसके वैल्यू के बराबर आ जाता है। सो जब वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस आ जाता है, सो व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस, सो नाउ व्हाट इज द कांस्टेंट स्प्रेड दैट यू हैव टू ऐड टू बेसिकली वैल्यू दिस कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो इसको अपने जेड स्प्रेड भी बोलते हैं अगर आप जानते होंगे तो, ठीक है। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड में कुछ नहीं करना है, वैल्यूएशन करते समय एक कांस्टेंट स्प्रेड ऐड कर दो और फिर वैल्यूएशन कर दो, ठीक है। नाउ दीज आर कॉल्ड स्ट्रेट बॉन्ड्स। स्ट्रेट बॉन्ड्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है कि अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट्स के चेंज होने के साथ साथ आपका जो कैश फ्लोज है वो चेंज नहीं होता है। यहां देखो 6%, 7%, 8%, क्या आपका कैश फ्लो चेंज हुआ? इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से आपका कैश फ्लो तो चेंज नहीं हुआ ना, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से आपका कैश फ्लो तो चेंज नहीं हुआ ना, ठीक है। योर कैश फ्लोज आर स्टिल एट 4। बट अगर आपका एक ऐसा बॉन्ड हुआ जिसमें कोई एम्बेडेड ऑप्शन है, तो ध्यान से सुनना, ऐसे बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट्स चेंज होने के साथ साथ आपका जो कैश फ्लोज है उस बॉन्ड का वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, एक स्ट्रेट बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट्स के चेंज होने से कैश फ्लोज चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर एक बॉन्ड ऐसा है जिसमें कोई एम्बेडेड ऑप्शन है, बी इट अ कॉल ऑप्शन, बी इट अ पुट ऑप्शन, तो ऐसे बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट रेट्स के चेंज होने से आपका जो कैश फ्लोज है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट्स के चेंज होने से अगर आपका कैश फ्लोज चेंज हो जाएगा तो एकदम लॉजिकल बात है कि हम लोग उसको इस मेथड से, जो मेथड मैंने आपको अभी दिखाया, इस मेथड से हम लोग तो इसको वैल्यू कर नहीं सकते। तो बेसिकली हम लोग को बाइनोमियल ट्रीज यूज करके ऐसे बॉन्ड्स को वैल्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लास्ट चैप्टर का वीडियो यहां पर देख के आए हैं तो लास्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस क्या किया था, लास्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था कि अपने बाइनोमियल ट्री बनाते हैं। तो बाइनोमियल ट्री बनाने के लिए सबसे पहले अपने पास स्पॉट रेट होता है S1, उससे फिर अपने बीच में F01 निकालते हैं, यहां से e टू द पावर 2 सिग्मा जाते हैं, यहां से e टू द पावर -2 सिग्मा, ठीक है। तो यहां पे मेरा एक इंप्लाइड फॉरवर्ड रेट आता है, एक इंप्लाइड फॉरवर्ड रेट आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब अगर मेरे को एक 2 पीरियड ट्री बनाना है, ठीक है, तो 2 पीरियड ट्री बनाने के लिए मुझे F21 चाहिए, ठीक है, F21 मुझे चाहिए ना। F21 से और F21, ये F21 जो है वो तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नाउ F21 से e टू द पावर सिग्मा मुझे ऊपर जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे e टू द पावर माइनस सिग्मा मुझे नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से जो है मेरा एक ट्री निकल के आ जाता था पिछले चैप्टर में, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। नाउ फिर अपने क्या करते थे, ये ट्री बना लेने के बाद फिर अपने एक ऑन द रन बॉन्ड को, एक ऑन द रन ट्रेजरी बॉन्ड को वैल्यू करने का कोशिश करते थे, ठीक है। अपना वैल्यूएशन प्राइस के बराबर नहीं आएगा, ये अपने देखे थे, अपना वैल्यूएशन जो होगा वो प्राइस के बराबर नहीं आएगा, तो अपने क्या करेंगे, उसको कैलिब्रेट करेंगे ना, इस ट्री को अपने इंटरेस्ट रेट्स को ट्वीक करके, इन ये जो इंप्लाइड फॉरवर्ड रेट्स है इस ट्री के अंदर, इन फॉरवर्ड रेट्स को ट्वीक करके फिर अपने क्या करेंगे, ऑन द रन ट्रेजरी बॉन्ड का जो वैल्यू है उसको अपने प्राइस के बराबर करेंगे, दैट मींस द मॉडल वैल्यू इक्वल टू द प्राइस, ठीक है। नाउ दैट कैलिब्रेटेड ट्री, वो जो कैलिब्रेटेड ट्री होगा, दैट विल बी यूज्ड इन दिस चैप्टर,
तो बेसिकली रिलेशन समझने का कोशिश कीजिए। रिलेशन में ये समझाना चाह रहा हूं कि पिछले चैप्टर में हम लोग ने ट्री बनाना सीखा था, ट्री को बनाकर उसको कैलिब्रेट करना सीखा था। अब वो जो कैलिब्रेटेड ट्री है वो यहां आएगा, वो इस चैप्टर में आएगा, और इस चैप्टर में अब उसका यूज किया जाएगा कॉलेबल बॉन्ड्स को और पुटेबल बॉन्ड्स को वैल्यूएशन करने में। ठीक है, तो ये आपका मेन बेसिक है इस चैप्टर का। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द टेक्स्ट। देखो नाउ फर्स्ट एलओएस देखते हैं। फर्स्ट एलओएस है डिस्क्राइब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज विद एम्बेडेड ऑप्शंस। नाउ देखो, एम्बेडेड ऑप्शंस इन अ बॉन्ड अलाउ एन इशूअर टू मैनेज द इंटरेस्ट रेट रिस्क and or issue the bonds at an attractive coupon rate. The embedded option can be a simple call or put or more complex options such as provisions for sinking fund और an estate put. तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें कोई चिंता का बात नहीं है। ठीक है, नाउ अब आते हैं कॉलेबल बॉन्ड्स को समझने के लिए और पुटेबल बॉन्ड्स को समझने के लिए। नाउ व्हाट इज अ कॉलेबल बॉन्ड? देखो, कॉलेबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कॉलेबल बॉन्ड का मतलब एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इशूअर के पास, ध्यान से सुनना, बॉन्ड का जो इशूअर है, बॉन्ड का इशूअर, ठीक है, उसके पास बॉन्ड को कॉल करने का राइट होता है। दैट मीन्स द इशूअर ऑफ द बॉन्ड। देखो, कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब अगर आपने सिंपल टर्म्स में समझे तो कॉल का मतलब होता है राइट टू बाय। कॉल मीन्स राइट टू बाय। नाउ हु इज हैविंग द राइट टू बाय ओवर हियर? द राइट टू बाय स्टैंड्स विद द इशूअर ऑफ द बॉन्ड। तो अगर किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है तो उस कंपनी के पास राइट है कि वो आपसे बॉन्ड कॉल कर सकता है। ठीक है, नाउ मैं आपसे पूछता हूं कि कंपनी ये ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करेगा? When will the company exercise this option? When the interest rates go up or whether the interest rates go down? कंपनी जो है वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कब करेगा? जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं? ऑफ कोर्स आंसर आपका यही होगा कि इंटरेस्ट रेट्स जब नीचे जाएंगे। बिकॉज होता क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाएंगे, ठीक है, तो अगर मैं कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे लिए एज अ कंपनी मेरे लिए फायदा है। मेरे लिए क्यों फायदा है? क्योंकि मैं रीफाइनेंस कर सकूंगा एक लोअर रेट पे। ठीक है, इसका मतलब जब इंटरेस्ट रेट्स लोअर हुआ तो आई विल कम आउट विद अनदर बॉन्ड इशू एंड उसका जो प्रोसीड्स होगा उससे मैं इन बॉन्ड होल्डर्स को, जो मेरे एग्जिस्टिंग बॉन्ड होल्डर्स है, उनको मैं पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि इशूअर जो है वो अपने कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि लोअर इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में उसको रीफाइनेंस करने का ऑप्शन मिल सकता है एक लोअर रेट के ऊपर, जो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। दैट कैन बी अट्रैक्टिव फॉर द इशूअर। बट व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग फिक्स्ड इनकम, वी आर स्टडीइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर। तो अपने को यह समझना है कि इन्वेस्टर को क्या होगा। जो बॉन्ड इन्वेस्टर है, जिसने ये कॉलेबल बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, उसके लिए क्या फायदा नुकसान है। जाहिर सी बात है कि अगर इशूअर के लिए फायदा है तो इन्वेस्टर के लिए तो नुकसान ही होगा। बिकॉज इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टर विल गेट हिज मनी बैक एट अ लोअर रेट एंड ही हैज टू री इन्वेस्ट समवेयर एल्स एट अ लोअर रेट। ठीक है, क्योंकि कॉल का मतलब क्या होता है? राइट टू बाय। आई एम द इन्वेस्टर। अपने आप को इन्वेस्टर सोचो, आप बॉन्ड को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बॉन्ड को होल्ड कर रहे हैं, कंपनी ने आपसे बॉन्ड कॉल कर लिया। अगर कंपनी ने आपसे बॉन्ड कॉल किया तो आपने बॉन्ड कंपनी को वापस दिया, आपको पैसा मिला। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स जो है, रिटर्न्स जो है मार्केट में गिर गया है, इंटरेस्ट रेट्स गिर गया, ब्याज गिर गया है। तो अगर आप ये पैसा को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो जो री इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा वो तो कमती ही मिलेगा ना। कमती मिलेगा कि नहीं? तो कॉलेबल बॉन्ड्स इन्वेस्टर के लिए फायदा है कि नुकसान है? कॉलेबल बॉन्ड्स इन्वेस्टर के लिए नुकसान है। दीज आर द लॉस फॉर द इन्वेस्टर। ठीक है, कॉलेबल बॉन्ड्स जो है वो इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, द इन्वेस्टर डज नॉट लाइक द कॉल ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इनसाइड दिस बॉन्ड। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप किसी चीज को नहीं चाहते हैं, ठीक है, जब आप किसी चीज को हेट करते हैं, व्हेन यू हेट एन ऑप्शन, व्हेन यू हेट समथिंग, सो you would like to pay a higher price for this or a lower price for this. You would obviously like to pay a lower price for it. और दूसरी वजह से अगर तुमको समझना है तो ऐसे समझ लो कि भाई अगर कॉल ऑप्शन है तो मुझे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि मुझे री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो जाएगा, क्योंकि मेरे को लोअर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे एक रिस्क प्रीमियम चाहिए। तो अगर रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली द प्राइस विल फॉल ना, और द वैल्यू विल फॉल। व्हेन द रिस्क प्रीमियम राइजेस द वैल्यू विल फॉल। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था। दीज आर कॉलेबल बॉन्ड्स। ठीक है, देखो ये 3 स्टाइल में इशू हो सकता है। एक तो यूरोपियन स्टाइल हो गया। यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन का मतलब क्या है? कि द बॉन्ड इज कॉलेबल एट डिस्क्रीट डेट्स। नहीं, मतलब कि एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, नो आई एम सॉरी, ये यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन, देखो बॉन्ड्स, कॉलेबल बॉन्ड्स जो है वो 3 टाइप में इशू होते हैं। एक तो यूरोपियन स्टाइल, एक अमेरिकन स्टाइल और एक बर्बुडन स्टाइल। यूरोपियन स्टाइल का मतलब क्या होता है? द बॉन्ड इज ओनली कॉलेबल एट मैच्योरिटी, दोज आर कॉल्ड यूरोपियन ऑप्शंस। अमेरिकन ऑप्शन का मतलब क्या होता है?
जब ऑप्शन परचेज किया उसके बाद से वो कभी भी कॉल हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड एनीवेयर एट एनी टाइम, ठीक है। एंड बर्मुडन स्टाइल का मतलब क्या हो गया? बर्मुडन स्टाइल का मतलब हो गया कि इट कैन बी कॉल्ड एट डिस्क्रीट डेट्स, मतलब कि 1 ईयर पे कॉल हो गया, 2 ईयर्स पे कॉल हो गया, ठीक है। 1 ईयर पे कॉल हुआ, 2 ईयर्स पे कॉल हुआ, 3 ईयर्स पे कॉल हुआ। तो वैसे करके अपना 3 टाइप का ये ऑप्शन बनता है। तो आई होप अभी तक आपने कॉलेबल बॉन्ड्स का मतलब को समझा होगा, कॉल ऑप्शन क्या है उस कॉलेबल बॉन्ड के अंदर वो समझा होगा, एंड कितने कितने टाइप के कॉलेबल बॉन्ड्स इश्यू होते हैं मार्केट प्लेस में आपने वो समझा होगा। नाउ जो अपने वैल्यूएशन करेंगे ना, वैल्यूएशन, ठीक है, जो अपने वैल्यूएशन करेंगे तो वो वैल्यूएशन जो होगा आपका खाली बर्मुडन स्टाइल ऑप्शन पे हो सकता है एंड यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन पे हो सकता है। खाली बर्मुडन स्टाइल एंड यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन पे ही वैल्यूएशन होगा और अमेरिकन स्टाइल वाले पे वैल्यूएशन नहीं होगा, ठीक है। अमेरिकन स्टाइल पे वैल्यूएशन नहीं हो सकता बिकॉज दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, उसके लिए अपने को मॉडल्स लगाना पड़ेगा, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अवर सिलेबस राइट नाउ, ठीक है। ओके, नाउ तो कॉलेबल बॉन्ड्स अपने समझ गए, ठीक है। कॉलेबल बॉन्ड्स वी हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स कम टू पुटेबल बॉन्ड्स। पुटेबल बॉन्ड्स में आते हैं। देखो पुटेबल बॉन्ड्स क्या होता है? कॉलेबल बॉन्ड्स का उल्टा होता है पुटेबल बॉन्ड्स। पुट का मतलब क्या होता है? पुट का मतलब होता है राइट टू सेल। पुट मींस राइट टू सेल ना, तो अगर राइट टू सेल है इसका मतलब हु इज हैविंग द राइट टू सेल, द इश्यूअर और द इन्वेस्टर? द इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के पास ये राइट है कि मैं कंपनी को अपना बॉन्ड सेल करके, कंपनी को अपना बॉन्ड सेल करके अपना पैसा वापस दे सकता हूं। दैट इज कॉल्ड अ पुटेबल बॉन्ड। सो देयर इज अ पुट ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इनसाइड दिस बॉन्ड, ठीक है। नाउ व्हेन विल द इन्वेस्टर एक्सरसाइज दिस पुट ऑप्शन? वो पुट ऑप्शन को कब एक्सरसाइज करेगा? वो पुट ऑप्शन को तब एक्सरसाइज करेगा ना जब अपना इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में हाई होगा, बिकॉज व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट आर हाई तो उस समय ब्याज बहुत ज्यादा है और उसी समय मैं क्या करूंगा? पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा। बॉन्ड मेरे पास है, मैं बॉन्ड कंपनी को बेच दूंगा, कंपनी मेरे को पैसा वापस देगा और उस पैसे को मैं एक हायर रेट पे कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो यहां पर कॉलेबल बॉन्ड के अंदर जो री इन्वेस्टमेंट रिस्क मेरे को था, अब यहां पर मेरे लिए वो एक री इन्वेस्टमेंट गेन बन जाएगा, ठीक है। सो पुटेबल बॉन्ड्स मुझे अच्छा लगेगा कि गंदा लगेगा? पुटेबल बॉन्ड्स मुझे अच्छा लगेगा। पुटेबल बॉन्ड्स आर लाइक एन अट्रैक्टिव थिंग फॉर मी, दैट पुट ऑप्शन इज अट्रैक्टिव फॉर मी। वेयर कॉलेबल बॉन्ड के अंदर जो कॉल ऑप्शन है वो मेरे लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। आई हेट द कॉल ऑप्शन, आई लव द पुट ऑप्शन, आई हेट द कॉल ऑप्शन, आई लव द पुट ऑप्शन, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। ऑब्वियसली व्हेन यू लव समथिंग, जब आप किसी ऑप्शन से बहुत प्यार करते हैं, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से बहुत प्यार करते हैं, जब कोई इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है तो आप उसके लिए ज्यादा दाम देना चाहेंगे कि कमती दाम देना चाहेंगे? ऑब्वियसली ज्यादा दाम देना चाहेंगे। और कन्वर्सली अगर आपको सोचना है तो ऐसे सोच लो कि मेरा रिस्क प्रीमियम डिमांडेड इज लोअर बिकॉज माई री इन्वेस्टमेंट रिस्क इज नॉट देयर। तो ऑब्वियसली अगर मेरा रिस्क प्रीमियम लोअर होगा तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो तो हायर ही होगा ना, ठीक है। सो वैल्यू विल बी ऑन द हायर साइड। तो एक चीज तो अपने यहां से समझ गए कि कॉलेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड में किसका दाम ज्यादा होना चाहिए? कॉलेबल का दाम ज्यादा होना चाहिए कि पुटेबल का दाम ज्यादा होना चाहिए? पुटेबल का दाम जो है वो ज्यादा होना चाहिए। पुटेबल बॉन्ड्स शुड कमांड अ मोर फेवरेबल प्राइस देन द कॉलेबल बॉन्ड्स, क्योंकि कॉलेबल बॉन्ड में जो कॉल फीचर है, जो कॉल ऑप्शन है वो इन्वेस्टर के लिए खराब है, और पुटेबल बॉन्ड में जो पुट ऑप्शन है वो इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, ठीक है ना। ओके, नाउ तो यहां पर अपने समझ गए पुटेबल बॉन्ड के बारे में, ठीक है। नाउ अब इसको पढ़ते हैं। देखो, पुटेबल बॉन्ड अलाउज द इन्वेस्टर टू पुट or sell the bond back to the issuer prior to maturity. The investor is long the underlying put option. A related bond is called extendable bond. Extendable bond का मतलब क्या होता है? Extendable bond का मतलब होता है कि कुछ कंपनीज ऐसा बॉन्ड्स ऑफर करती है जो कि एक्सटेंड कर सकते हैं अपने। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल एक 3 ईयर का बॉन्ड है बट एक्सटेंडेबल आफ्टर 2 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साल के बाद आपके पास एक ऑप्शन है, 2 साल के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने बॉन्ड को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कि आप एक और साल उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल का बॉन्ड है, 2 साल के बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। 2 साल के बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कि यू कैन गेट दोस कूपन पेमेंट्स एंड ऑल फॉर 1 एडिशनल ईयर, ठीक है। तो वो भी तो आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है ना। एंजॉय कौन कर रहा है? ऑप्शन को कौन एंजॉय कर रहा है? आप एंजॉय कर रहे हैं कि ईश्वर एंजॉय कर रहा है? आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंडेबल बॉन्ड में भी जो एक्सटेंशन का ऑप्शन है, यू आर एंजॉयिंग दैट। सो फॉर एग्जांपल इफ द इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट आर लो, then you will extend because you are happy getting those high coupons from the company, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में हाई हो गया तो आप एक्सटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। आप बॉन्ड को रिडीम करवा लेंगे और रिडीम करके अपना पैसा पाकर आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स एज सिंपल एज दैट।
तो एक्सटेंडेबल बॉन्ड और पुटेबल बॉन्ड में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों एक ही टाइप का चीज है, ठीक है, दोनों का वैल्यूएशन भी एक ही तरीके से होगा। ओके, नाउ अ 2-year 3% बॉन्ड extendable for one additional year at the same coupon rate would be valued the same as an otherwise identical 3-year puttable bond। देखो, एक 2 साल का एक्सटेंडेबल बॉन्ड, 2 साल का एक्सटेंडेबल बॉन्ड विच इज एक्सटेंडेबल फॉर वन एडिशनल ईयर एट द सेम कूपन रेट। देखो, 2 साल का एक्सटेंडेबल बॉन्ड है, तो 2 साल के बाद मेरे पास एक्सटेंशन ऑप्शन है कि मैं अपना मैच्योरिटी को एक्सटेंड कर सकता हूं एक और एडिशनल ईयर के लिए। would be valued the same as an otherwise identical 3-year puttable bond with a lockout period of 2 years, right? क्योंकि 2 साल के बाद ही तो ऑप्शन है ना, पुटेबल बॉन्ड में भी तो वो मेरे पास जो पुट ऑप्शन है वो 2 साल के बाद है। मैं 2 साल के बाद कंपनी पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करके कंपनी को बॉन्ड सेल करके अपना पैसा पा सकता हूं। और एक्सटेंडेबल बॉन्ड में भी मैं क्या कर सकता हूं, कंपनी को सेल करके अपना पैसा पा सकता हूं ना, अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई हुआ तो, क्योंकि वो तो मेरे पास ऑप्शन है एक्सटेंड करने का। तो मैं उसको या तो एक्सटेंड भी कर दूंगा एक और साल, वो मेरी मर्जी है। अगर इंटरेस्ट रेट्स लो हुआ तो आई विल एक्सटेंड इट, अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई हुआ सो आई विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड आई विल गेट माय मनी बैक एंड आई विल इन्वेस्ट इन सम अदर प्लेस एट अ हायर रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। सो एकदम इजी है, बहुत ही बेसिक सा चीज अभी मैं करवा रहा हूं, ठीक है, देयर इज नथिंग इन दिस। तो पुटेबल बॉन्ड्स का आपको मतलब समझ में आया, एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स का आपको मतलब समझ में आया, कॉलेबल बॉन्ड्स का आपको मतलब समझ में आया। तीन स्टाइल के ऑप्शन होते हैं, एक यूरोपियन स्टाइल, बर्मुडन स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल। उसमें से मैंने कह दिया कि अमेरिकन का वैल्यूएशन करने को नहीं आएगा, बर्मुडन और यूरोपियन का वैल्यूएशन करने को आ सकता है, ठीक है। वो अपने जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने सीखेंगे, ठीक है। नाउ सो ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस है, इसके ऊपर भी आते हैं। इनका तो थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल बस डिस्कशन किया गया, ये उतना कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। एस्टेट पुट का मतलब क्या होता है? एस्टेट पुट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इन्वेस्टर, उस इन्वेस्टर के जो लीगल हेयर्स है, ठीक है, लीगल जो मतलब कि जो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक फादर है तो फादर के लिए सन हो गया, वाइफ हो गया, वैसे तो उस इन्वेस्टर के जो बिजनेस को या फिर उस इन्वेस्टर के लेगेसी को जो कैरी फॉरवर्ड करने वाले उसके जो लीगल हेयर्स है, ठीक है, दे विल हैव द राइट टू सेल द बॉन्ड बैक टू द कंपनी ऑन द डेथ ऑफ द इन्वेस्टर। उसको अपने बोलते हैं एस्टेट पुट। मतलब कि जो इन्वेस्टर बॉन्ड को होल्ड कर रहा है, अगर वो मर जाता है, ठीक है, इफ ही डाइज, उसके डेथ के ऊपर मैं कंपनी को बॉन्ड सेल करके अपना पैसा वापस पा सकता हूं। सो द ऑप्शन विल ओनली बिकम एक्सरसाइजेबल व्हेन द इन्वेस्टर डाइज, ठीक है। तो वो जो इन्वेस्टर है, अगर उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कमती हुआ, if the life expectancy of that investor is low, then the option will command a higher value, yes or no? Yes। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, an estate put which includes a provision that allows the heirs of an investor to put the bond back to the issuer upon the death of the investor। तो देखो ऑप्शन कब एक्सरसाइजेबल है, ऑप्शन एक्सरसाइज कब हो रहा है, जब इन्वेस्टर मरेगा तब, ठीक है। the value of this contingent put is inversely related to the investor's life expectancy। The shorter the life expectancy, higher the value। मैंने बोला ना कि मोर्टेलिटी अगर हाई होगा या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर शॉर्ट होगा तो इस बॉन्ड का जो वैल्यू है वो ज्यादा ऊंचा होगा, ठीक है, वो ज्यादा हाई होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपका सिंकिंग फंड बॉन्ड्स, सिंकर्स। तो सिंकिंग फंड बॉन्ड्स तो अपने लेवल 1 से जानते हैं। सिंकिंग फंड बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1000 करोड़ ऑफ आउटस्टैंडिंग बॉन्ड है, ठीक है, तो मैंने एक लॉटरी का सिस्टम निकाला और उस पर मैंने चिट पिकिंग किया, और चिट में जिन जिन का नाम आया है उनको मैं रिडेम्पशन करने लगूंगा, मतलब प्रायर रिडेम्पशन करूंगा। अगर 10 इयर्स का बॉन्ड है तो मैं 5th ईयर से ही रिडेम्पशन करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो लाइक एन ऑप्शन ना, क्योंकि मेच्योरिटी से पहले हो रहा है, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझते हैं कि 20% सिंकिंग फंड प्रोविजन, एक होता है एक्सेलरेटेड सिंकिंग फंड प्रोविजन जिसमें मैं डबल दी अमाउंट को रिडीम कर सकता हूं। तो इसका मेन फायदा क्या है? इसका मेन फायदा ये है कि आपका जो क्रेडिट रिस्क है वो रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि अगर आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपका एक 10 ईयर का बॉन्ड है, ठीक है, अगर आप 10 इयर्स के बाद ही सारा का सारा 1000 करोड़ अगर आप रिडीम करते हैं तो आपके लिए कितना बड़ा क्रेडिट रिस्क हो जाएगा, क्योंकि 10 इयर्स के बाद क्या होगा आपको तो पता ही नहीं है ना, तो आपने पहले से ही रिडेम्पशन करना शुरू कर दिया। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सिंकिंग फंड प्रोविजन कि आपका जो क्रेडिट रिस्क है that considerably goes down and you can also attain a favorable rating also from the rating agencies। Okay, so this is your sinking fund provision and the estate put। देखो, sinkers which require the issuer to set aside funds
देखो आपको फंड सेट असाइड करना पड़ेगा पीरियोडिकली टू रिटायर द बॉन्ड। ओके, दिस प्रोविजन रिड्यूसेस द क्रेडिट रिस्क ऑफ द बॉन्ड। मैंने कहा था ना कि लॉटरी होगा, लॉटरी में चिट पिकिंग होगा और उससे जिन जिन का नाम आता है उन सबको रिडीम कर दिया जाएगा। सो 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स रिडीम्ड आफ्टर 5 years, 30% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स रिडीम्ड 2 years आफ्टर दैट। ऐसे करते 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 मैं रिडेम्पशन करते जाऊंगा। ठीक है, ओके। सिंकर्स टिपिकली हैव सेवरल रिलेटेड इशुअर ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल कॉल प्रोविजंस, एक्सेलरेशन प्रोविजंस एंड डिलीवरी ऑप्शंस। ठीक है, तो सिंकिंग फंड बॉन्ड्स अपने समझ में आ गया, एस्टेट पुट अपने को समझ में आ गया, कॉलेबल बॉन्ड्स के बारे में समझ में आ गया, पुटेबल बॉन्ड्स के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, सो ये बहुत ही इजी पार्ट था एंड आई थिंक सो अब सबको ये बात इसके बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने, अब सेकंड एलओएस में जाते हैं। तो ये तो था अपना इंट्रोडक्टरी एलओएस। ठीक है, दिस वाज आवर इंट्रोडक्टरी एलओएस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन चैप्टर। अब मेन चैप्टर के अंदर घुसते हैं अपने। ठीक है, आज के लिए मैं यहां तक आपको कवर करवा दूंगा, एलओएस बी तक मैं कवर करवा दूंगा एंड उसके बाद से नेक्स्ट क्लास से अपने एलओएस सी से अपने शुरू करेंगे। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ अ कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड, द अंडरलाइंग ऑप्शन फ्री बॉन्ड, द स्ट्रेट बॉन्ड एंड द एम्बेडेड ऑप्शन। तो बेसिकली यहां पर इस एलओएस में अपने को क्या करने को बोल रहा है, अपने को बोल रहा है कि कॉलेबल बॉन्ड और स्ट्रेट बॉन्ड के बीच का रिलेशनशिप समझाओ। ठीक है, फिर अपने को बोल रहा है पुटेबल बॉन्ड एंड स्ट्रेट बॉन्ड के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको समझाओ। ठीक है, नाउ देखो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते समझते हैं। इन एसेंस द होल्डर ऑफ अ कॉलेबल बॉन्ड ओन्स एन ऑप्शन फ्री बॉन्ड एंड इज ऑल्सो शॉर्ट अ कॉल ऑप्शन रिटन ऑन द बॉन्ड। ठीक है, ही शॉर्ट ऑन द कॉल ऑप्शन। मैं समझाऊंगा एकदम, घबराना मत, मैं सब समझाऊंगा। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ द एम्बेडेड कॉल ऑप्शन वी कॉल इज देयरफॉर सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ स्ट्रेट बॉन्ड एंड द वैल्यू ऑफ द कंपेरेबल कॉलेबल बॉन्ड। देखो देखो पूरा समझाता हूं, पूरा अच्छे से समझाता हूं। देखो ओके, नाउ देखो स्ट्रेट बॉन्ड और ये है कॉलेबल बॉन्ड। ठीक है, नाउ मैंने अभी अभी क्या बोला था, जब मैं इंट्रोडक्टरी एलओएस समझा रहा था, कॉलेबल बॉन्ड के बारे में समझा रहा था, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये आपको बोला ना कि कॉलेबल बॉन्ड में क्या होता है, कॉल फीचर। तो कॉलेबल बॉन्ड में कॉल फीचर होता है। तो कॉल फीचर का मतलब क्या होता है, कॉल फीचर का मतलब ये होता है कि इशुअर जो है वो इस बॉन्ड को कॉल कर सकता है। वो कब करेगा, जब इंटरेस्ट रेट लो होगा, तो इन्वेस्टर को री इन्वेस्टमेंट रिस्क फेस करना पड़ेगा। नाउ अगर मैं एक स्ट्रेट बॉन्ड को कंपेयर करूंगा, सो देयर इज नो ऑप्शन ना। स्ट्रेट बॉन्ड में तो कोई ऑप्शन नहीं है, स्ट्रेट बॉन्ड तो अपना प्लेन वलीना बॉन्ड है। ठीक है, नॉर्मल सा बॉन्ड है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें कॉल फीचर है। सो बेसिकली अगर आप कॉल फीचर को देखें वर्सेस आप नो कॉल फीचर को देखें, एज अ रैशनल इन्वेस्टर आपको क्या पसंद आएगा? आप सिर्फ मेरे को इतना बताओ, आपका सारे जवाब आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको तो यही पसंद आएगा ना कि भाई मेरे लिए अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो मेरे को चलेगा। बिकॉज अगर मेरे पास एक कॉल फीचर है तो ये तो मेरे लिए और खराबी कर रहा है ना यार, ये तो मेरे लिए और खराबी कर रहा है, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में तो मेरे को री इन्वेस्टमेंट का लॉस हो जाएगा, मेरे को री इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन यहां पर मेरे को री इन्वेस्टमेंट का तो रिस्क नहीं होगा। कॉलेबल बॉन्ड में री इन्वेस्टमेंट रिस्क इज देयर, बट स्ट्रेट बॉन्ड में री इन्वेस्टमेंट रिस्क इज नॉट देयर। सो आई विल प्रेफर अ स्ट्रेट बॉन्ड। तो ऑब्वियसली किसका प्राइस हायर होगा? स्ट्रेट बॉन्ड का प्राइस हायर होगा। स्ट्रेट बॉन्ड का प्राइस हायर होगा कि कॉलेबल बॉन्ड का प्राइस हायर होगा? ऑब्वियसली स्ट्रेट बॉन्ड का प्राइस हायर होगा ना, ऑब्वियस सा बात है ये। ठीक है, इसीलिए यहां पर आपका फर्स्ट रिलेशन दिखाया है। अगर आप यहां देखेंगे, द वैल्यू ऑफ अ कॉल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेट बॉन्ड माइनस द वैल्यू ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड। अगर मैं आपको अपने टर्म्स में लिखवाऊं, सो द वैल्यू ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड, द वैल्यू ऑफ अ कॉलेबल बॉन्ड is equal to value of a straight bond, value of a straight bond minus the value of the call option embedded inside it. So V callable is equal to V straight minus V call. क्योंकि मैंने अभी अभी बताया ना कि स्ट्रेट बॉन्ड का जो प्राइस होगा, स्ट्रेट बॉन्ड का जो वैल्यू होगा, स्ट्रेट बॉन्ड का वैल्यू वो कॉलेबल बॉन्ड के वैल्यू से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट बॉन्ड और कॉलेबल बॉन्ड के बीच का डिफरेंस क्या है? स्ट्रेट बॉन्ड और कॉलेबल बॉन्ड के बीच का डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस तो आपका कॉल ऑप्शन है ना, और यही तो है कॉल ऑप्शन का वैल्यू। तो ये जो कॉल ऑप्शन का वैल्यू है, अगर इसको मैं स्ट्रेट बॉन्ड के वैल्यू में से लेस कर दूंगा तो मेरा कॉलेबल बॉन्ड का वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो इसी चीज को, इसी इक्वेशन को घुमा फिरा के लिख दिया है। इस इक्वेशन को कैसे लिखा? वी कॉल इज इक्वल टू वी स्ट्रेट माइनस वी कॉलेबल। ऑब्वियस सा बात है ना, स्ट्रेट बॉन्ड का प्राइस जो है वो कॉलेबल बॉन्ड के प्राइस से तो ज्यादा है,
तो अगर स्ट्रेट बॉन्ड का प्राइस कॉलेबल बॉन्ड के प्राइस से ज्यादा है तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा द वैल्यू ऑफ द कॉल एम्बेडेड इनसाइड द कॉलेबल बॉन्ड। ठीक है, जिसमें जिसको इन्वेस्टर हेट करता है, जिसको इन्वेस्टर हेट करता है ना, जो मैंने अभी अभी समझाया था, तो यही चीज का रिलेशन हो गया। ठीक है, कन्वर्सली अगर आप पुट के बारे में देखते हैं, अगर आप पुट के बारे में देखते हैं, देखो पुट के बारे में समझाता हूं ना, ये है स्ट्रेट एंड ये है पुटेबल। इसमें आपका पुट ऑप्शन है एंड इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ एज अ रैशनल इन्वेस्टर आपको क्या पसंद आएगा? एज अ रैशनल इन्वेस्टर मेरे को पुट ऑप्शन पसंद में आएगा कि अगर कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो पसंद में आएगा? मेरे को तो पुट ऑप्शन पसंद में आएगा ना, क्योंकि सिंपल सा बात है, पुट ऑप्शन मेरे को क्यों पसंद आएगा? पुट ऑप्शन मेरे को इसलिए पसंद आएगा क्योंकि मेरे लिए वहां पर री इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं है। मेरा जो री इन्वेस्टमेंट रिस्क जो था कॉल ऑप्शन में, वो मेरा री इन्वेस्टमेंट गेन बन सकता है ना पुट ऑप्शन के अंदर। तो भाई अगर इंटरेस्ट रेट्स लो हुआ, सो आई विल नॉट पुट द बॉन्ड, आई विल नॉट सेल द बॉन्ड टू द कंपनी, आई विल रिसीव द कूपन, तो वो तो एक स्ट्रेट बॉन्ड की तरह ही हो गया। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो गया तो मैं पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूंगा। तो ऑब्वियसली किसका दाम ज्यादा होना चाहिए? पुटेबल बॉन्ड का दाम ज्यादा होना चाहिए कि स्ट्रेट बॉन्ड का दाम ज्यादा होना चाहिए? आप बताइए, पुटेबल का दाम ज्यादा होना चाहिए कि स्ट्रेट का दाम ज्यादा होना चाहिए? पुटेबल का दाम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और इसी से हम लोग का नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो बन के आ जाएगा। ये इक्वेशन है नहीं, ये सिंपल सा चीज है। द वैल्यू ऑफ अ पुटेबल बॉन्ड V put is equal to V straight, the value of a straight bond plus the value of the put option। वहां मैंने माइनस किया था, अगर आप यहां देखेंगे, यहां मैंने माइनस किया था, यहां मैंने प्लस किया, यहां मैंने प्लस किया। ठीक है, तो ये सिंपल रिलेशन है, एकदम ही सिंपल रिलेशन है, एकदम ही बेसिक है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, कन्वर्सली इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम, देखो प्रीमियम पे करने के लिए तैयार है फॉर अ पुटेबल बॉन्ड सिंस इट्स होल्डर इफेक्टिवली ओन्स एन ऑप्शन फ्री बॉन्ड प्लस अ पुट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ अ पुटेबल बॉन्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज V पुटेबल इज इक्वल टू V स्ट्रेट प्लस V पुट। ठीक है, रीअरेंजिंग द वैल्यू ऑफ द एम्बेडेड पुट ऑप्शन कैन बी स्टेटेड एज V पुट इज इक्वल टू V पुटेबल माइनस V स्ट्रेट। बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं इसको यहीं पर मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। देखो किसका दाम ज्यादा होगा, स्ट्रेट बॉन्ड का दाम कि कॉलेबल बॉन्ड का दाम? स्ट्रेट बॉन्ड का दाम। तो अगर स्ट्रेट बॉन्ड का दाम ज्यादा होगा तो V कॉलेबल बॉन्ड, आप इसको इस इक्वेशन के तरीके से समझो, V कॉलेबल बॉन्ड इज इक्वल टू V स्ट्रेट बॉन्ड माइनस द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन। ठीक है, और इसी इक्वेशन को आप कैसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को आप कैसे भी मोड़ मार के लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, कन्वर्सली V पुटेबल बॉन्ड is equal to V straight plus the value of the put option। ठीक है, और इसको मोड़ मार के आप कैसे भी लिख सकते हैं। देखो ये इक्वेशन तो यहाँ लिखा हुआ है और ये इसी इक्वेशन को यहाँ पर भी लिख दिया है। ठीक है, रीअरेंज करके, सब चीज रीअरेंजिंग है अब। ठीक है, तो आपको बस इतना समझने का जरूरत है कि किसका दाम ज्यादा होना चाहिए, किसका दाम कम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कॉलेबल बॉन्ड एंड स्ट्रेट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेट बॉन्ड का दाम ज्यादा होना चाहिए, कॉलेबल बॉन्ड का दाम कम होना चाहिए। Because I am happy if I don't have the call option. I am short on the call option। देखो मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिखवाया है ना, मैंने यहाँ पर शॉर्ट को अंडरलाइन करवाया है। I am short on the call option। Why am I short on the call option? Because I hate the call option। आप ऐसे सोचो कि कॉल ऑप्शन गंदा है, तो कॉलेबल बॉन्ड का जो प्राइस होना चाहिए वो कम होना चाहिए, स्ट्रेट बॉन्ड का प्राइस ज्यादा होना चाहिए। अगर आप पुटेबल बॉन्ड में आएंगे तो वो चीज उल्टा हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट बॉन्ड का दाम कम होना चाहिए, पुटेबल बॉन्ड का दाम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों के बीच में, कॉलेबल और स्ट्रेट के बीच में क्या डिफरेंस है? कॉल ऑप्शन। पुटेबल और स्ट्रेट के बीच में क्या डिफरेंस है? पुट ऑप्शन। ठीक है, सो ये आपका पूरा एलओएस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये एलओएस जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ तो यहां तक मैंने आज कवर करवाया आपके लिए। ठीक है, यहां तक मैंने कवर करवाया एंड मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको एकदम समझ में आया होगा, सारी चीजें समझ में आए होंगे। एक बार एक रिकैप करवा देता हूं, सारा चीज का एक बार क्विक रिकैप करवा देता हूं। ठीक है, तो वैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ बॉन्ड्स विद एम्बेडेड ऑप्शन से अपने शुरू किए हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले एलओएस में अपने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज विद एम्बेडेड ऑप्शंस को खाली डिफाइन करना सीखे थे। तो उसमें अपने दो ऑप्शन सीखे, एक तो कॉलेबल बॉन्ड्स के बारे में सीखे,
जिसमें कॉल फीचर होता है, एक पुटेबल बॉन्ड्स के बारे में सीखे जिसमें पुट फीचर होता है। उसके साथ साथ अपने एक एक्सटेंडेबल बॉन्ड के बारे में भी सीखे कि भाई अगर एक 2 साल का एक्सटेंडेबल बॉन्ड है, एक 2 साल का एक्सटेंडेबल बॉन्ड है विद एन एक्सटेंशन ऑप्शन ऑफ 1 ईयर, ठीक है, दैट इज द सेम एज द पुटेबल बॉन्ड, ठीक है, दैट इज द सेम एज द पुट ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इनसाइड अ पुटेबल बॉन्ड। तो ये आपको समझ में आया। उसके बाद अपने एस्टेट पुट के बारे में पढ़े। एस्टेट पुट क्या था कि अगर लीगल हेयर्स जो है एक इन्वेस्टर के, ठीक है, उनको राइट है, उनके पास राइट होगा बॉन्ड को सेल करने का और अपना पैसा वापस पाने का अपॉन द डेथ ऑफ द इन्वेस्टर। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन एस्टेट पुट, कि आपके पास पुट ऑप्शन है लेकिन वो एक्सरसाइजेबल कब है, जब इन्वेस्टर मर जाएगा तब, ठीक है। तो ये आपका एस्टेट पुट हो गया। सिंकिंग फंड बॉन्ड्स के बारे में अपने समझे कि वो क्रेडिट रिस्क को कम करता है, तो आपको ये सारा बॉन्ड्स के बारे में समझ में आया, ठीक है। फिर अपने रिलेशनशिप में गए, तो रिलेशनशिप में इफेक्टिवली अपने 2 रिलेशनशिप देखे। तो ये 2 इक्वेशन को अगर आप याद कर लेंगे, या फिर याद करने का तो जरूरत ही नहीं है, अपने समझ चुके हैं इसको, ठीक है। वी वैल्यू ऑफ द कॉलेबल, वी का मतलब वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द स्ट्रेट बॉन्ड, या बॉन्ड लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ द स्ट्रेट बॉन्ड माइनस द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ द पुटेबल बॉन्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द स्ट्रेट बॉन्ड प्लस द वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन, ठीक है। तो यहां तक आज अपने कवर किए हैं। मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द जो भी मैंने पढ़ाया है उसको जाकर घर पे रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सब भूल जाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप हर चीज को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अगर आपके कोई दोस्त है, कोई भी अगर रिलेटिव्स है जिसको CFA प्रोग्राम के बारे में और जानना है, CFA लेवल 2 के फ्री वीडियोस के थ्रू पढ़ाई करनी है, चैप्टर्स को कवर करने हैं, तो उनको भी ये चैनल के बारे में रिकमेंडेशन दीजिएगा, जितना हो सके उसको फैलाइएगा। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच।